नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वैसे यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र में आप देखेंगे जो भारतीय तर्कशास्त्र है, इस भारतीय तर्कशास्त्र से 4 से 5 प्रश्न आपको परीक्षा में मिलते ही मिलते हैं। और इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा, पूरी तरीके से चीज़ों को समझा, वैसे PDF भी मैंने आप सभी लोगों को भेज दिया है, तो इसके तहत जो भी प्रश्न आते हैं 4 से 5 प्रश्न, जैसे प्रमाण पूछा गया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, या फिर अनुमान के प्रकार में पूछा गया, हेत्वाभास पूछा गया, व्याप्ति पूछा गया, या आगमनात्मक है, निगमनात्मक है, सादृश्यता है, या युक्ति के जो और प्रकार हैं, ये सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं, यहाँ से जो प्रश्न आते हैं 4 से 5 प्रश्न, वह आप इजी वे में हल कर सकते हैं अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा। इस वीडियो से ही आपको 4 से 5 प्रश्न परीक्षा में मिल जाएंगे। बस शर्त यही है कि चीज़ों को अच्छे से आप समझते चलें, एक एक पॉइंट को, और जो चीज़ बताई जाए उस पर गौर करें, या कॉपी पेन हो तो उसे लिखते चलें। तो चलिए देखते हैं। इस चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट हैं जो हिंदी जो फर्स्ट पेपर के हैं यूजीसी नेट वाले, वो चाहे जिस विषय के हों, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय तर्कशास्त्र पर विस्तृत वीडियो लेक्चर। इस तर्कशास्त्र में मुख्य रूप से न्याय दर्शन का बोध होता है। भारतीय तर्कशास्त्र की परंपरा तो बहुत पुरानी है, जिसका प्राचीनतम उल्लेख आप देखेंगे, तर्क का जो प्राचीनतम उल्लेख है वो ऋग्वेद से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। वैसे भारतीय तर्कशास्त्र में 6वीं सदी से पूर्व में मेघातिथि गौतम के अन्वेषण विद्या से प्रारंभ होता है तर्कशास्त्र, और इसी परंपरा में पाणिनि का व्याकरण, आप संस्कृत व्याकरण देखेंगे, वैशेषिक दर्शन देखेंगे, वैशेषिक संप्रदाय देखेंगे, न्याय दर्शन देखेंगे, नागार्जुन का चतुष्कोणी, तो ये सब सिद्धांत देखेंगे। ये सब सिद्धांत आप देखेंगे, परीक्षाओं में पूछा था वैशेषिक दर्शन किसका है, सांख्य दर्शन किसका है, बौद्ध दर्शन किसका है, तो ये सब दर्शन भी पूछे जाते हैं। तो इसके तहत पाणिनि का व्याकरण है, मीमांसा है, वैशेषिक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है या बौद्ध न्याय है, नव्य न्याय है, जैन दर्शन है, तो ये सारे दर्शन आते हैं। न्याय सूत्र में और टीकाओं में से 5 अवयव वाक्य आते हैं। वो 5 अवयव वाक्य कौन से हैं आप देखेंगे, परीक्षा में ये क्रम से पूछा गया है। 5 अवयव वाक्य न्याय सूत्र में और टीकाओं में जो 5 वाक्य आते हैं वो हैं प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, और ये 5 क्रम से ही मैंने यहाँ पर दिया है। प्रतिज्ञा क्या होता है? प्रतिज्ञा अभिधारणा का कथन है, यानी प्रतिज्ञा तार्किक कथन है जिसे सिद्ध किया जाना है। क्या सिद्ध किया जाना है? जिसे उदाहरण मैंने ले लिया कि पहाड़ी उग्र है, या मैंने कथन ले लिया, एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि सुकरात नश्वर है। हेतु क्या है? हेतु कारणों का कथन है, यानी हेतु या कारण जो प्रतिज्ञा की स्थापना का कारण बताता है। यानी प्रतिज्ञा में जो हमने तार्किक कथन लिया उसका कारण बताता है। पहाड़ी उग्र है तो क्यों है? क्योंकि पहाड़ी धुआंधार है। यह हमने उदाहरण लिया, सुकरात नश्वर है तो क्यों है? क्योंकि वह एक आदमी है। अब उदाहरण के तहत क्या होता है? उदाहरण जो एक उदाहरण के साथ सार्वभौमिक संप्रत्यय देता है, यानी निहित नियम का उदाहरण देता है। जो भी धुएं सा रंग है, उग्र है, जैसे रसोई घर, या जो भी आदमी, जैसे हमने लिया सुकरात नश्वर है तो उसका हेतु दिया गया, कारण दिया गया है क्योंकि वह एक आदमी है। उदाहरण दिया गया कि जो भी आदमी है वो नश्वर है, जैसे पाइथागोरस। ऐसे उपनय में आप देखेंगे कि विचारार्थ विषय से उदाहरण की समानता, यानी वर्तमान मामले में, उपनय में वर्तमान मामले के लिए सार्वभौमिक संप्रत्यय का प्रयोग होता है। जो भी धुएं का रंग है, उग्र है, जैसे रसोई घर, तो ये पहाड़ी भी धुआंधार है।
ऐसे सुकरात एक आदमी है जो कि निरपवाद रूप से नश्वर है। ऐसे निगमन में क्या होता है कि पूर्ववर्ती जो अभिधारणा है, जो कथन है, जो प्रतिज्ञा है, उसी से निकाला गया निष्कर्ष होता है निगमन। यानी इसलिए यह पहाड़ी उग्र है। या सुकरात वाले कथन को लेकर देखें तो अतः सुकरात नश्वर है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर कथन पूछे जाते हैं। उपनय अरस्तु के न्याय वाक्य के साध्य प्रतिज्ञप्ति को दर्शाता है। जो ये उपनय है, जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे भारतीय न्याय सूत्र में जो उपनय है, ये उपनय अरस्तु के न्याय वाक्य के साध्य प्रतिज्ञप्ति को दर्शाता है। इस जैसे कहा गया, इस पहाड़ी में धुआं है जो अपरिवर्तनीय रूप से आग से जुड़ा है। ये क्या है? उपनय ही तो है। मतलब उपनय में ये होता है कि जो प्रतिज्ञा में लिया गया, जो कथन लिया गया, उसकी पुष्टि हेतु के द्वारा कारण दिया गया कि किस कारण से ऐसा है, और उदाहरण में उसी के समान एक उदाहरण देकर समझाया गया, और उपनय में वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित किया गया। यानी इस पहाड़ी में धुआं है जो अपरिवर्तनीय रूप से आग से जुड़ा है। ये किसका उदाहरण है? उपनय का उदाहरण है। तो ये जो उपनय है, ये उपनय अरस्तु का जो न्याय वाक्य है, अरस्तु के न्याय वाक्य के साध्य प्रतिज्ञप्ति को दर्शाता है। अब कोई भी वाक्य जैसे लिया गया, जैसे यहाँ उपनय में हमने देखा कि ये पहाड़ी धुआंधार है, या जो भी धुएं का रंग है उग्र है। इस तर्कशास्त्र में आप देखेंगे लघु पद और मध्य पद भी होता है। लघु पद और मध्य पद भी होता है। जैसे हेतु है, प्रतिज्ञा है, उदाहरण है, साध्य है। तो भारतीय तर्कशास्त्र में लघु पद में मध्य पद की जो उपस्थिति होती है वो क्या कहलाती है? भारतीय शास्त्र में लघु पद के बीच में जो एक पद आता है, मध्य पद से कहा जाता है। उस पद की उपस्थिति जो होती है वो कहलाती है पक्षधर्मिता। ये भी एक बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया है कि लघु पद में मध्य पद की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो पक्षधर्मिता कहलाती है। या जो हेतु है, हेतु और जो साध्य है, इस हेतु और साध्य के बीच कैसा संबंध होता है? ये भी एक बार यूजीसी नेट के परीक्षा में पूछा गया। तो हेतु और साध्य के बीच में अपरिवर्ती सहवर्तिता का संबंध होता है। जैसे पहाड़ी पर धुआं है, पहाड़ी पर धुआं है, तो धुआं क्या है? हेतु है, कारण है। साध्य क्या है? कहाँ पर है? पहाड़ी पर है। तो हेतु और साध्य के मध्य जो संबंध होता है, ये होता है अपरिवर्ती सहवर्तिता का संबंध। लिख लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कॉपी पेन होना चाहिए, जो चीज़ें समझाते चलें वो समझते चलें। हेतु और साध्य के बीच अपरिवर्ती सहवर्तिता का संबंध होता है। और लघु पद में जो मध्य पद होता है उसका संज्ञान होता है। अब इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो समझाया जा रहा है तथ्य कैसा लग रहा है जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। अनुमान को बोधगम्य बनाने के लिए पंच अवयव को 5 पदों में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण, निगमन, हेतु, तीनों उपनय में संश्लेषित हैं। जो उदाहरण है, निगमन है, हेतु है, ये तीनों किस में संश्लेषित हैं? उपनय में है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि चाहे वो उदाहरण हो, चाहे निगमन हो, चाहे हेतु हो, ये उपनय में होते हैं। उपनय में क्यों होते हैं? मैंने बताया, उपनय वर्तमान मामले के लिए सार्वभौमिक संप्रत्यय का प्रयोग करता है, और इसी उपनय में ये शामिल होते हैं। उपनय एक विचार पैदा करता है, जिसमें भी धुआं है उसमें आग है। तो इस पहाड़ी में भी धुआं है। तो उपनय वाक्य वह वाक्य है जो इस ज्ञान को जन्म देता है कि अनुमान के विषय में जो हेतु है
जो कारण है वो हमेशा किससे संबंधित होता है? वो हमेशा साध्य से संबंधित होता है। यही मैंने आपको अभी लिखाया भी है। अनुमान विशेष से सामान्य के माध्यम से विशेष तक होता है। अनुमान विशेष से सामान्य के माध्यम से विशेष तक होता है। अनुमान एक संस्कृत शब्द है जो कि तर्क को संदर्भित करता है। भारतीय तर्कमत के अनुसार धारणा यानी प्रत्यक्ष और शाब्दिक साक्ष्य यानी शब्द के साथ अनुमान को ज्ञान के 3 वैध साधनों या प्रमाणों में से एक माना जाता है। और ये जो अनुमान है ये अपरिवर्तनीय सहवर्ती के सिद्धांत पर आधारित है। अनुमान किस पर आधारित है? तो अपरिवर्तनीय सहवर्ती के सिद्धांत पर आधारित है। दो वस्तुओं में से एक की उपस्थिति से दूसरे का अनुमान लगाया जाता है। दो वस्तुओं में से एक की उपस्थिति से दूसरे का अनुमान लगाया जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार जैसे आग है तो जहाँ आग है वहाँ पर धुआं होगा ही होगा, या जहाँ धुआं है वहाँ आग होगी ही होगी। तो दो वस्तुओं में से एक की उपस्थिति से दूसरे का अनुमान लगाया जाता है। इस अनुमान में भाई अनुमान है क्या? अनुमान न्याय दर्शन का दूसरा प्रमाण है। अनुमान न्याय दर्शन का दूसरा प्रमाण है। अनुमान 2 शब्दों से बना है। अनु मतलब पश्चात, मान मतलब ज्ञान, यानी पूर्ववत ज्ञान के आधार पर, यानी जो पूर्ववत यानी प्रत्यक्ष के आधार पर जो परोक्ष को जानते हैं वही तो अनुमान है। अगर आग है, प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष के आधार पर जो परोक्ष को जानते हैं यानी वहाँ धुआं होगा ही होगा, या अगर धुआं है तो वहाँ आग होगी ही होगी। तो प्रत्यक्ष के आधार पर जो परोक्ष को जानते हैं वही अनुमान है। महर्षि वात्स्यायन ने कहा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात हेतु, प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात हेतु द्वारा या ज्ञात कारणों के द्वारा अर्थ के पीछे उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमान कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार अनुमान की स्थिति में गौड़ पद में मध्य पद का पाया जाना आवश्यक है। अगर कहीं साध्य या मुख्य पद नहीं है तो वहाँ मध्य पद भी पाया जाना चाहिए। मध्य पद और मुख्य पद के बीच अनिवार्य संबंध है और यह कारणात्मक संबंध होता है। मुख्य पद और मध्य पद के बीच जाति, वंश और सदस्य वर्ग संबंध भी हो सकता है। मुख्य पद और मध्य पद के बीच में न्याय दर्शन यह मानता है कि ज्ञान के 4 वैध साधन हैं। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के 4 वैध साधन कौन कौन से हैं? 4 वैध साधन हैं धारणा, अनुमान, तुलना और ध्वनि। धारणा जो कि प्रत्यक्ष होता है, ये 2 प्रकार की हो सकती है। एक लौकिक धारणा हो सकती है, एक अलौकिक धारणा हो सकती है। अनुमान ये 3 प्रकार का होता है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। अब यह पूर्ववत क्या है? इस पीडीएफ में बहुत सारी चीज़ें लिखी नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि समझाते हुए चल रहे हैं, गौर से समझते चलें। पूर्ववत वो है कि कार्य से कारण का अनुमान। पूर्ववत के बारे में आप लिखना चाहें तो लिख लें, कॉपी पेन आपके पास होगा। पूर्ववत यानी कार्य से कारण का अनुमान पूर्ववत अनुमान कहलाता है। जैसे काले बादलों से भारी वर्षा का अनुमान, ये क्या है? पूर्ववत है। अगर नदी बह रही है और नदी में बहुत सारे कूड़े कचरे बहते हुए आ रहे हैं तो उससे क्या अनुमान लगा सकते हैं? आप यही अनुमान लगाएंगे कि विगत में वर्षा हुई है, इससे पहले वर्षा हुई है, बाढ़ आई है, तो ये पूर्ववत अनुमान हो गया। शेषवत अनुमान क्या होता है? इसे निरसन के द्वारा माध्य अनुमान के रूप में लिया जाता है, जिसमें अनुमानित विशेषता निरसन की प्रक्रिया का अवशेष है जो दूसरी विशेषताओं को अपवर्जित करता है। यानी ये कह सकते हैं कि यदि एक अनुमान जिसमें कारण अकल्पनीय है
और प्रभाव कल्पनीय है, तो ये होगा हमारा शेषवत अनुमान। जैसे ज्वालामुखी के उद्भेदन का प्रभाव आपको पता है, ज्वालामुखी के उद्भेदन का प्रभाव आपको पता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति का कारण आपको नहीं पता है, उत्पत्ति का कारण नहीं पता है, तो ये क्या है? शेषवत अनुमान है। सामान्य तो दृष्ट अनुमान क्या होगा, किसे कहा जाएगा? जब अनुमान कार्य कारण भाव पर आधारित ना होकर, भाई पूर्ववत हमारा कार्य कारण भाव पर आधारित है, लेकिन जब अनुमान कार्य कारण भाव पर आधारित ना होकर सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है, तो इसे सामान्य तो दृष्ट कहा जाता है। गौर से सुनिएगा कि जब अनुमान कार्य कारण भाव पर आधारित न होकर सह अस्तित्व की एक रूपता पर आधारित होता है, तो इसे सामान्य तो दृष्टि कहा जाता है। बाकी तुलना उपमान के बारे में तो आप जानते ही हैं, ध्वनि यानी शब्द, इसके बारे में जानते हैं। खैर अभी आगे हम लोग विस्तृत इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में विस्तृत अभी आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा और ध्यान दें आप अनुमान के बारे में। अनुमान के लिए, या हम कह सकते हैं अनुमान की संरचना में 3 पद आवश्यक होते हैं, पक्ष, हेतु और साध्य। अनुमान के लिए 3 महत्वपूर्ण पद होते हैं, 3 महत्वपूर्ण पद होते हैं। चलिए अभी उसकी चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे अनुमान के बारे में, जब पूरा डिटेल अभी आगे करेंगे। देखिए, अमान्य ज्ञान के तहत स्मृति, संदेह, त्रुटि और काल्पनिक तर्क आता है। प्रमाण वह साधन है जो ज्ञान की ओर ले जाता है, और ये 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार कौन कौन सा, अब यहाँ विस्तृत हम देखें। प्रत्यक्ष, यह प्रमाण आंतरिक एवं बाहरी धारणा की पूर्ति से प्राप्त होता है। यह संवेदी अंगों एवं मन के माध्यम से प्राप्त होता है, इसे किसी अन्य ज्ञान की विधा से नहीं ज्ञात किया जा सकता है प्रत्यक्ष को। जैसे उदाहरण के रूप में यूजीसी नेट में एक बार पूछा गया, शायद 2022 या 23 में ही पूछा गया, कि मैं जब फ़ोन पर अपने मित्र से उनके आवास पर जाने के मार्ग के बारे में पूछा, तो भारतीय तर्कशास्त्र के न्याय संप्रदाय के अनुसार मेरे मित्र ने जो कहा उसे सुनने और समझने के लिए मेरे द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण का उपयोग किया गया। ये क्या है? ये प्रत्यक्ष ही है। आप किसी से रास्ता पूछ रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, या किसी वस्तु के बारे में कोई आपसे बताता है, या किसी शहर के बारे में आपसे कोई बताता है, या अपने हाथ में या अपने परिवार का कोई सदस्य आपको मोबाइल देता है, कहता है बताइए ये कैसा मोबाइल है, क्या है, तो आप उसके फीचर, उसके बारे में उसको छू कर, समझ कर, उसके अंदर पढ़ कर, सारी चीज़ें देख कर ही जान सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष हो गया। अब इसके बाद में अनुमान की अगर बात करें, तो प्रत्यक्ष के अनुकरण जो ज्ञान प्राप्त हो वह अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रत्यक्ष और शब्द के साथ 3 वैध साधनों से में गिना जाता है। 3 वैध साधनों में अनुमान गिना जाता है। वो 3 वैध साधन कौन कौन से हैं, जिसकी चर्चा अभी हम लोगों ने प्रारंभ में की है, कि वो 3 वैध साधन हमारे कौन कौन से हैं। 3 वैध साधनों में जो अनुमान को गिना जाता है वो कौन से हैं? एक तो हमारा प्रत्यक्ष है और दूसरा हमारा शब्द है। प्रत्यक्ष यानी धारणा, शब्द यानी शाब्दिक साक्ष्य, तो और एक अनुमान, तो ये तीनों एक साथ गिने जाते हैं। यह परिवर्तनीय सहवर्ती के सिद्धांत पर आधारित है। 2 वस्तुओं में से एक की उपस्थिति से दूसरे का अनुमान लगाया जाता है, यानी अनुमान विशेष से सामान्य के माध्यम से विशेष तक होता है। महर्षि वात्स्यायन का कथन भी मैंने आपको बताया है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात हेतु द्वारा अर्थ के पीछे उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अनुमान की संरचना में 3 पद होते हैं, पक्ष, हेतु और साध्य। पक्ष, हेतु और साध्य 3 होते हैं। अनुमान यदि स्वयं के लिए किया जाए तो उसे कहा जाता है स्वार्थानुमान। भाई अनुमान के लिए स्वार्थानुमान, जो अगर स्वयं के लिए कहा जाए, जो कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, और इसके लिए कम से कम 3 वाक्य होने चाहिए। किसके लिए? स्वार्थानुमान के लिए।
और अगर अनुमान दूसरे के लिए है तो उसे कहा जाता है परार्थानुमान। तो इसके लिए कितने वाक्य होने चाहिए? इसके लिए 5 वाक्य होने चाहिए। जैसे विश्व एक प्रभाव है और इसलिए इसका सभी वस्तुओं की तरह एक कार्यक्षम कारक होना चाहिए, जैसे बर्तन कपड़े का होना। तो वह कार्यक्षम कारक ईश्वर है, तो ये कौन सा होगा? ये आपका होगा परार्थानुमान, दूसरे के बारे में अनुमान। अपने बारे में स्वयं मनन चिंतन करना या अपनी किसी चीज़ों के बारे में अनुमान लगाना, आप अपनी कार्य क्षमता के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, या आपके सामने कोई ऐसी वस्तु दूर से दिखाई दे रही है जबकि वो ऐसा है नहीं, वो वस्तु वो नहीं है, लेकिन आप अनुमान उसके बारे में लगा रहे हैं सादृश्यता के कारण, तो ये हो जाएगा आपका अनुमान। उपमान, यह ज्ञान का एक ऐसा साधन है जो सादृश्य तर्क या तुलना पर आधारित है। इसमें एक वस्तु के ज्ञान का उपयोग करके दूसरी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना शामिल है, जैसे नील गाय और गाय। नील गाय है और नील गाय से हम गाय के बारे में थोड़ा बहुत उसके बारे में जान सकते हैं। यह एशियाई भैंस समतुल्य उसके दिखती है। बाइसन, इसकी बात कर सकते हैं। शब्द की बात करें तो आप्त पुरुष का वाक्य शुद्ध प्रमाण शब्द कहलाता है। आप्त पुरुष का आप्त वाक्य यानी विश्वसनीय व्यक्ति का कथन जिससे अर्थ बोध होता है, वो होता है शब्द। अर्थापत्ति क्या होती है? वह ज्ञान का वह साधन जिसका उपयोग किसी ऐसी वस्तु को समझाने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्यक्ष धारणा, अनुमान या प्रमाण द्वारा नहीं समझाया जा सकता। यह अनुमान या अभिधारणा का एक रूप है जो इस विचार पर आधारित है कि किसी वस्तु के लिए कोई कारण होना चाहिए जो अन्यथा अकथनीय है। इसमें बोध की कोई इकाई की पूर्णतया निर्मित करने हेतु कुछ भी मान लिया जाता है। जैसे अगर एक व्यक्ति तेज धूप में छाता लेकर जा रहा है तो बारिश होने की संभावना है, अनुमान लगा लिया। देवदत्त मोटा है परंतु एक दिन में वह दिन में खाना नहीं खाता है, अतः वह रात को खाना खाता होगा, आपने अनुमान लगा लिया। जब मैंने अपनी आंखें मूंद ली तो बिल्ली मेज पर बैठी थी, ये उदाहरण पूछा गया है 2022-23 में, 22 या 23 में, कि जब मैंने अपनी आंखें मूंद ली तो बिल्ली मेज पर बैठी थी। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि बिल्ली कुर्सी पर बैठी है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता हूं कि जब मैंने अपनी आंखें बंद की थी तो उस समय में बिल्ली मेज से चलकर कुर्सी पर बैठ गई होगी। न्याय प्रणाली, जो न्याय प्रणाली है, अर्थापत्ति को वैध ज्ञान के स्वतंत्र स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करती है और अर्थापत्ति का अन्य भी प्रकार अनुमिति में ह्रास नहीं करती है। छठा जो हमारा न्याय का साधन है वो है अनुपलब्धि। यह ज्ञान का वह साधन है जो किसी वस्तु के न होने से उत्पन्न होता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि वस्तु की अनुपस्थिति का अनुमान उसके विपरीत या विरोधाभासी की उपस्थिति में लगाया जाता है। विरोधाभासी की उपस्थिति में लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में एक जंगल में वट वृक्ष नहीं दिखाई पड़ता तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस जंगल में कोई भी वट वृक्ष नहीं है। अब इसके बाद वैशेषिक दर्शन, यहाँ पर जो हम लोगों ने अनुमान की 6 बातों पर ध्यान दिया, एक बार फिर से पुनः हम उसी पेज पर आएंगे। 6 बातों को एक साथ आपको दिखाएंगे यहाँ पर और इस पर आप ध्यान दें। 6 कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो 6 दिए गए हैं उनमें से एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रत्यक्ष, यहाँ पर 6 कौन कौन से हैं? तो हो गया प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष और अनुमान, इसलिए मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है, इसको लिख सकते हैं आप कि जो वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन इस प्रत्यक्ष और अनुमान को वैध मानता है, बाकी और किसी को वैध नहीं मानता है। प्रत्यक्ष और अनुमान को वैध कौन मानता है? तो वैशेषिक दर्शन मानता है। कहीं लिखना चाहें तो लिख लें। जबकि अन्य जो न्यायिक हैं वे प्रत्यक्ष,
अनुमान, शाब्दिक साक्ष्य यानी शब्द, शाब्दिक साक्ष्य लिख लें, शाब्दिक साक्ष्य, शाब्दिक साक्ष्य और तुलना को वैध मानते हैं। न्यायिकों ने किसे वैध माना है? तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शाब्दिक साक्ष्य और तुलना, इसे वैध माना है, इसे वैध माना है। लिख लिया आपने। जबकि वैशेषिक ने सिर्फ अनुमान और प्रत्यक्ष को वैध माना है। अब इसके बाद यहीं पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको लिखा दे, जो बौद्ध दर्शन है। अनुमान को प्रमाण का स्वतंत्र साधन किसने स्वीकार किया? अनुमान को प्रमाण का स्वतंत्र साधन किसने स्वीकार किया? तो लिख ले, बौद्ध दर्शन में स्वीकार किया गया, न्यायिकों ने स्वीकार किया, मीमांसा में स्वीकार किया गया, मीमांसा ने स्वीकार किया, अद्वैत दर्शन ने भी स्वीकार किया। अद्वैत दर्शन, तो किस किस दर्शन ने अनुमान को प्रमाण का स्वतंत्र साधन स्वीकार किया है? तो बौद्ध दर्शन ने स्वीकार किया है, मीमांसा दर्शन ने स्वीकार किया है, न्यायिक दर्शन ने स्वीकार किया है और अद्वैत दर्शन ने स्वीकार किया है। इन चारों को आप लिख लें कि अनुमान को प्रमाण का स्वतंत्र साधन किसने स्वीकार किया है? तो बौद्ध दर्शन ने स्वीकार किया, मीमांसा दर्शन ने स्वीकार किया, न्यायिक दर्शन ने स्वीकार किया और अद्वैत दर्शन ने स्वीकार किया। लिख लिया। अब वैसे वेदों की जो हम लोगों ने बात की है, कुछ इसमें से दो ऐसे हैं, दो नहीं बल्कि यहाँ पर तो खैर एक है। एक जैन दर्शन अगर लिख लें, जैन दर्शन अगर हम लिख लें तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, सॉरी बौद्ध जैन नहीं, यहाँ पर लिख लें बौद्ध दर्शन, लिखें बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन, इन दोनों का नाम लिखिए। बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन वेदों के विरोधात्मक हैं। बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन वेदों के विरोधात्मक हैं, वेदों के विरोधात्मक हैं, वेदों के विरोधात्मक हैं। तो आपने प्रत्यक्ष देखा, अनुमान देखा, अनुमान के बारे में पूरा विस्तृत देखा, उपमान के बारे में आपने जाना, शब्द के बारे में जाना, अर्थापत्ति के बारे में जाना कि ज्ञान का वो साधन है जिसका उपयोग किसी ऐसी वस्तु को समझाने के लिए किया जाता है जिसे प्रत्यक्ष धारणा, अनुमान या प्रमाण द्वारा नहीं समझाया जा सकता। और इसका उदाहरण भी देखा कि अगर एक व्यक्ति तेज धूप में छाता लेकर जा रहा है तो बारिश होने की संभावना है। वैसे यूजीसी नेट में एक बार अर्थापत्ति के लिए पूछा गया है कि अनामिका कहीं और है, अनामिका कहीं और है क्योंकि वह जीवित मानी जाती है और अपने घर पर नहीं देखी जाती है। किसका उदाहरण है? अर्थापत्ति का है। ये भी पूछा गया है, गौर से सुन लें। अनामिका कहीं और है क्योंकि वह जीवित मानी जाती है और अपने घर पर नहीं देखी जाती। किसका उदाहरण है? अर्थापत्ति का है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि व्याप्ति क्या है। यह दो तथ्यों के बीच संबंध को दर्शाता है। व्याप्ति यानी व्याप्ति एक सार्वभौमिक सहगामिता है। जैसे जहाँ कहीं धुआं है वहाँ क्या है? अग्नि है। तो दो तथ्यों के बीच जो सार्वभौमिक सहगामिता है उसे यह दर्शाता है। इसी को कहा जाता है व्याप्ति। जहाँ कहीं धुआं है वहाँ अग्नि है। तो श्री वर्मा के कक्ष में धुआं है तो श्री वर्मा के कक्ष में अग्नि होनी चाहिए, यह दर्शाया गया है। अर्थात एक व्याप्त है तो दूसरा भी है, एक व्याप्त नहीं है तो दूसरा नहीं है। यानी अगर धुआं है तो आग होगी, अगर धुआं नहीं है इसका मतलब आग नहीं होगी। तो यह व्याप्ति के तहत बताया जाता है। वर्गीकरण
कारण और अनुमान के बीच संबंध पर आधारित होता है। वैसे व्याप्ति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अन्वय व्याप्त और व्यतिरेक व्याप्त। अब आप कहेंगे सर अन्वय व्याप्ति क्या होता है और व्यतिरेक क्या होता है? यह विधेय की उपस्थिति के साथ कारण की उपस्थिति का अपरिहार्य सहसंबंध है, जबकि व्यतिरेक ये कारण के अभाव के साथ विधेय के अभाव का अनिवार्य सहसंबंध है। यानी दो ये दिखाया गया कि एक में अगर धुआं है तो आग होगी, अन्वय व्याप्ति में है, अगर धुआं नहीं है तो आग नहीं होगी, व्यतिरेक व्याप्ति में आएगा। यानी यह कारण के अभाव के साथ विधेय के अभाव का अनिवार्य सहसंबंध है। तो ये दो प्रकार का होगा। हेत्वाभास क्या होता है? जो हम अनुमान करते हैं उस अनुमान में जो भ्रांतियां आती हैं, अनुमान की जो भ्रांतियां होती हैं, जो भ्रम होता है, वही होता है हेत्वाभास। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ हेतु या कारण का आभास है, या हेतु या कारण के उपस्थित न होने पर भी हेतु का आभास होता है तो उसे हेत्वाभास कहा जाता है। जैसे आप दूर से कहीं देख रहे हैं धूल उड़ रही है और आपको लग रहा है कि धूल नहीं है, वो तो धुआं है, उस धूल को आपने धुआं समझ लिया, तो ये क्या है? ये हेत्वाभास है, भ्रांति है। यानी दोष या भ्रम से जब अनुमान करने की कोशिश की जाती है तब जो दोष उत्पन्न होता है उसे हेत्वाभास कहते हैं। यानी दोषपूर्ण या भ्रम से युक्त हेतु हेत्वाभास है। समझ में आ गए हेत्वाभास? या किसी को कोई संशय है हेत्वाभास में? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा कि जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया, वो कितना समझ में आया। और 4 से 5 प्रश्न आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर इसे आपने अच्छे से सुन लिया, अच्छे से ध्यान से इसको किया, PDF भेज दिया, अगर उसे पढ़ लिया, तो ये मानकर चलिए कि बहुत आराम से आप कर सकते हैं 4 से 5 प्रश्न। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। न्याय दर्शन के अनुसार सत्य हेतु तभी होता है, सत्य मतलब सत्य, सही, हेतु कारण। यानी न्याय दर्शन के अनुसार सही कारण, सत्य कारण तभी होता है जब इसके अंतर्गत 5 गुण होते हैं। 5 गुण कौन कौन से? पक्ष सत्य, सपक्ष सत्य, विपक्ष सत्य और असत्य प्रतिपक्षत्व और अबाधित। तो यह जब 5 होते हैं तभी सत्य कारण होता है। सत्य कारण किसके किसके द्वारा होगा, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, 1 2 3 4 करके। तो 1 2 3 4 करके यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो इसे आप जरूर ध्यान दें। अब देखते हैं कि पक्ष सत्य क्या है, सपक्ष सत्य क्या है, विपक्ष असत्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जब हेतु की सत्ता, यहाँ पर एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जब हेतु यानी कारण की सत्ता साध्य के संदर्भ में पक्ष में रहती है तो पक्ष सत्य होता है। जैसे पर्वत पर धुआं की सत्ता, पर्वत पर धुआं की सत्ता, ये क्या है? पक्ष सत्य है। सपक्ष सत्य क्या होगा? हेतु यानी कारण का पक्ष के अतिरिक्त सजातीय उदाहरणों में भी होना, यानी पहाड़ी पर ही नहीं, धुआं का रसोई घर में भी उपस्थित होना, ये क्या है? ये सपक्ष सत्य है। विपक्ष असत्य क्या होगा? हेतु को पक्ष और सपक्ष के अलावा अन्य कहीं भी नहीं होना। अगर अन्य कहीं है तो विपक्ष असत्य कहलाएगा। जैसे खेत में धुआं का होना, घास में धुआं का होना, तालाब में धुआं का होना, ये क्या है? विपक्ष असत्य है। असत्य प्रतिपक्षत्व क्या होता है? कारण का प्रयोग साध्य के विरुद्ध किसी वस्तु की सिद्धि के लिए नहीं होना चाहिए। यानी धुआं को जल के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल जो होता है वो जल क्या करता है? अग्नि को समाप्त करता है, अग्नि के विपरीत है, विरुद्ध है। तो धुआं को जल के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कहीं दिखाया गया, कोई उदाहरण दिया गया और पूछा गया इसमें कौन सा हेतुत्वात है, तो आपका उत्तर हो जाएगा असत्य प्रतिपक्षत्व।
अबाधित तो क्या होगा, कारण को प्रत्यक्ष आदि किसी अन्य प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए। अगर अन्य कारणों से बाधित होता है तो वहाँ पर अबाधित हेतुत्वात् होता है। वैसे न्याय दर्शन में हम देखते हैं, अगर न्याय दर्शन में देखेंगे तो न्याय दर्शन में हेत्वाभास के 5 मुख्य भेद स्वीकार किए गए हैं। न्याय दर्शन में कौन कौन से, जैसे साव्यभिचार हेत्वाभास, यानी हेतु का व्यभिचारी होना, अर्थात अपने साध्य के साथ ही अन्य जगहों पर पाया जाना, यह अनियमित मध्य का भ्रम है। किसका भ्रम है? अनियमित मध्य का भ्रम है। जैसे ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह श्रव्य है, तो ये क्या है? ये अनियमित मध्य का भ्रम है। हेतु क्या है? व्यभिचारी है, अपने साध्य के साथ ही अन्य जगहों पर पाया जाना। तो यह ध्वनि शाश्वत है क्योंकि श्रव्य है, यह हमारा हो जाएगा साव्यभिचार हेत्वाभास। वैसे साव्यभिचार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है साधारण साव्यभिचार, असाधारण साव्यभिचार और अनुपसंहरी साव्यभिचार। अब साधारण व्यभिचार क्या होता है? इसमें हेतु यानी कारण पक्ष और विपक्ष दोनों में होता है। अगर दोनों में विद्यमान है लेकिन विपक्ष असत्य गुण का खंडन करता है तो साधारण व्यभिचार के तहत आएगा। साधारण व्यभिचार हेतु हम ये भी कह सकते हैं कि जब हेतु का संबंध पक्ष यानी साध्य से हो और कुछ मामलों में विपक्ष से भी हो, साध्य के अभाव में, तो साधारण व्यभिचार ही होता है। जैसे मानो आँखों से युक्त होने के कारण बुद्धिमान है, आँखों से युक्त होने के कारण बुद्धिमत्ता किससे दिखाई गई? किससे युक्त? आँखों से युक्त। तो ये क्या है? साधारण व्यभिचार है। यानी जब कारण का संबंध साध्य से हो लेकिन कुछ मामलों में साध्य के अभाव में विपक्ष से भी हो, तो साधारण व्यभिचार होगा। असाधारण व्यभिचार वहाँ होगा जहाँ कारण केवल साध्य में हो, यानी शब्द होने के कारण नित्य हैं। ये उदाहरण दिया गया साधारण असाधारण साव्यभिचार का। अनुपसंहरी साव्यभिचार क्या है? जब कारण प्रत्येक वस्तु को शामिल कर लेता हो, सब कुछ प्रमेय होने के कारण अविधेय, सब कुछ प्रमेय होने के कारण क्या है? अविधेय है, यानी उसने सभी को शामिल कर लिया, प्रत्येक वस्तु को शामिल कर लिया, कारण सभी को शामिल कर ले, तो वहाँ पर अनुपसंहरी साव्यभिचार होता है। दूसरा देखते हैं विरुद्ध हेत्वाभास क्या है? यह विरोधाभासी मध्य है। यहाँ हेत्वाभास वहाँ होता है जहाँ दूषित होने के कारण साध्य के स्थान पर साध्य का अभाव सिद्ध हो जाता है। ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। कारण क्या दिया गया? कारण दिया गया क्योंकि यह उत्पन्न होती है। तो ये क्या है? विरुद्ध हेत्वाभास है, यानी दूषित होने के कारण साध्य के स्थान पर साध्य का अभाव सिद्ध हो जाता है। सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, जिसे प्रकरण सम हेत्वाभास भी कहा जाता है, प्रकरण सम हेत्वाभास भी कहा जाता है। यहाँ मध्य पद के विपरीत एक अन्य पद होता है। जैसे अन्य पद क्या है? ध्वनि शाश्वत है क्योंकि यह श्रव्य है, लेकिन अब इसके बाद अन्य पद आ गया ध्वनि अनादि है क्योंकि यह उत्पन्न होती है। तो जहाँ पर मध्य पद, इस मध्य पद के विपरीत एक अन्य मध्य पद आ जाए तो वहाँ पर होता है सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, और इस सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास को प्रकरण सम हेत्वाभास भी कहा जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं असिद्ध या असाध्य समा हेत्वाभास। यह प्रमाणिक मध्य भ्रम है, प्रमाणिक मध्य भ्रम है। जैसे आकाश कमल सुगंधित है क्योंकि यह कमल तालाब के कमल के समान है, तो यह प्रमाणिक मध्य भ्रम है। असिद्ध हेत्वाभास मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वो है आश्रय सिद्ध, ये भी एक बार परीक्षा में पूछा गया है
कि असिद्ध या असाध्य समाहेत्वाभास के तहत कौन कौन आता है? तो 3 आते हैं। आश्रय सिद्ध आता है, स्वरूपा सिद्ध आता है, अन्यथा सिद्ध आता है। आश्रय सिद्ध क्या है? हेतु का आश्रय या आधार पक्ष होता है, यानी साध्य होता है। यदि साध्य ही असिद्ध हो तो फिर अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? स्वर्ण पर्वत अग्निमय है क्योंकि यह धूममय है। तो यहाँ धूम क्या है? धुआं क्या है? कारण है। और साध्य क्या है? स्वर्ण पर्वत। तो जब ये स्वयं स्वर्ण पर्वत है, जब यही असिद्ध हो गया, सिद्ध नहीं हो रहा है, साध्य ही असिद्ध है, तो फिर अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? स्वर्ण पर्वत। और जब स्वर्ण पर्वत है तो वहाँ पर धुआं कैसे? तो ये धूममय है। क्योंकि यह धूममय है तो पहले तो यही नहीं सिद्ध हो, स्वर्णमय पर्वत ही नहीं सिद्ध हो रहा है। तो कारण का आश्रय या आधार पक्ष या साध्य होता है। यदि साध्य ही असिद्ध है तो फिर अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? जैसे आकाश कुसुम सुगंधित है क्योंकि यह कमल है। आकाश कुसुम की बात की गई, तो यहाँ पर हमारा जो साध्य है वही असिद्ध है। स्वरूपा सिद्ध क्या है? अगर कारण अपने साध्य में नहीं पाया जाता है, जो कारण है वो अपने साध्य में नहीं है, तो स्वरूपा सिद्ध है। जैसे नदी में आग है क्योंकि नदी में धुआं है। अब नदी में आग है, नदी में आग क्योंकि नदी में धुआं है, नदी में धुआं है। यहाँ साध्य में कारण नहीं है, अपने पक्ष साध्य में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वरूपा सिद्ध। अन्यथा सिद्ध, जब हेतु उपाधि युक्त हो तो अन्यथा सिद्ध होता है। जैसे पर्वत पर धुआं है क्योंकि वहाँ आग है। पर्वत पर धुआं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ आग है। तो यह जो धुआं, जो आग है, वो किससे उपाधि युक्त हुआ? धुआं से हुआ, तो अन्यथा सिद्ध हो गया। बाधित हेत्वाभास क्या है? यह गैर अनुमानित रूप से विरोधाभासी मध्य है। अर्थात कारण के द्वारा प्रमाणिक साध्य जब अनुमान के अलावा अन्य साधन के द्वारा खंडित या असिद्ध हो तो वहाँ पर बाधित हेत्वाभास होता है। जैसे उदाहरण के लिए ये कहा गया कि ये गैर अनुमानित है, गैर अनुमानित रूप से विरोधाभासी मध्य है, यानी कारण के द्वारा प्रमाणिक साध्य जब अनुमान के अलावा अन्य साधन के द्वारा खंडित हो जाता है। जैसे आपने कहा कि यहाँ दिया गया उदाहरण, पानी बर्फ में डूब जाती है क्योंकि वो एक ठोस द्रव्य है। गलत है, क्योंकि यह अनुमान के द्वारा सिद्ध नहीं होता है, अनुमान के द्वारा प्रमाणिक नहीं होता है, असिद्ध है। असिद्ध इसलिए है क्योंकि यह अनुमान के द्वारा गलत है। अनुभव के आधार पर हम जानते हैं कि बर्फ पानी में डूबता नहीं, तैरता है। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिया है कि अग्नि ठंडी है क्योंकि वह एक पदार्थ है, बर्फ पानी में डूब जाती है क्योंकि वह एक ठोस द्रव्य है। तो यह ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा खंडित हो गया। ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा प्रमाणित नहीं है, सिद्ध नहीं है, खंडित हो गया। हमारा अनुभव बताता है कि बर्फ पानी में डूबता नहीं, तैरता रहता है। हमारा अनुभव बताता है कि अग्नि ठंडी नहीं होती है, अग्नि गर्म होती है। भले वो एक पदार्थ है लेकिन वह गर्म होती है। ऐसे बर्फ पानी में डूब जाती है क्योंकि वह एक ठोस द्रव्य है, क्योंकि जो ठोस द्रव्य है वो पानी में डूब जाता है। तो अनुमान के आधार पर कहा गया, लेकिन अनुभव हमारा ये बताता है कि यह सही नहीं है, गलत है, असिद्ध है, क्योंकि बर्फ पानी में डूबता नहीं, तैरता है। अग्नि ठंडी नहीं होती है, गर्म होती है। अब इसके बाद में यहाँ पर कुछ नियम और कुछ सिद्धांत मैंने दिए हैं। इसके बाद अनुमान के 2 प्रकार, आगमनात्मक और निगमनात्मक, दोनों की बात हम लोग आगे करेंगे। वैसे PDF मैंने आप लोगों को भेज दिया है, पढ़ लीजिएगा। प्लेटो का कौन सा सिद्धांत है, इन्होंने क्या कहा है, इनका कथन कौन सा है। जैसे एपिस्टीम तथा डोक्सा सिद्धांत प्लेटो का है। ज्ञान का अनुस्मरण है, प्लेटो ने कहा। संभव एवं वास्तविक जीव सिद्धांत अरस्तु का है। इन्होंने कहा कारणता भौतिक है। विरोधाभास का नियम भी अरस्तु ने दिया।
ऐसे हीगल ने क्या दिया, ह्यूम ने क्या दिया, कांट ने क्या दिया, कौन सा नियम दिया और क्या कहा, तो ये मैंने आप लोगों को PDF भेज दिया है। बौद्ध दर्शन से संबंधित तथ्य अक्सर पूछे थे, जैसे प्रत्यय समुत्तवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, बौद्ध दर्शन से। निर्वाण शब्द किससे संबंधित है, बौद्ध दर्शन से। अपोह धारणा किसकी है, बौद्ध दर्शन की है। या न्याय दर्शन से संबंधित सिद्धांत कौन सा है, तो अभाव सिद्धांत। या जैन दर्शन से संबंधित तत्व स्यादवाद सिद्धांत, अपवर्ग सिद्धांत। या वेदांत दर्शन से संबंधित तत्व अनुपलब्धि है, अध्यास है, निःश्रेयस है। सांख्य दर्शन से संबंधित मोक्ष है, साम्यावस्था है। तो ये सब यहाँ पर दिया गया है। पाश्चात्य शास्त्रों में अनुमान के 2 प्रकार हैं, निगमनात्मक और आगमनात्मक। अरस्तु आगमनात्मक अनुमान के ऊपर निगमनात्मक अनुमान को वरीयता देते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि अरस्तु किसे वरीयता देते हैं, तो निगमनात्मक को वरीयता देते हैं। निगमनात्मक अनुमान से मुख्य प्रतिज्ञप्ति सत्य होती है, जैसे सभी मानव मरणशील हैं, तो इस आधार वाक्य से नए ज्ञान की प्राप्ति होती। जैसे मनोज एक मानव है, तो अगर मनोज एक मानव है तो अनुमानित ये कहते हैं कि मनोज मरणशील है। ये क्या है, ये निगमनात्मक अनुमान है, निगमन किया गया। जो निगमनात्मक अनुमान है वो 2 तरीके का होता है, एक तात्कालिक अनुमान होता है, एक परोक्ष अनुमान होता है। तात्कालिक अनुमान के तहत परिवर्तन अनुमान आएगा, प्रतिवर्तन आएगा, प्रतिपरिवर्तन आएगा, उत्क्रमण आएगा। तो ये सब आएगा हमारा किसके तहत, तात्कालिक अनुमान के तहत। तात्कालिक अनुमान के तहत कौन कौन आता है, तो तात्कालिक अनुमान में हमारे परिवर्तन अनुमान, प्रतिवर्तन अनुमान, प्रतिपरिवर्तन और उत्क्रमण, ये 4 आते हैं। परिवर्तन तात्कालिक ये है कि अनुमान में 3 वाक्य होते हैं, पहले 2 पूर्ववर्ती और अंतिम 1 उत्तरवर्ती कहलाता है। यह अनुमान कई प्रकार का होता है, जैसे परिवर्तन अनुमान। परिवर्तन अनुमान में हम देखते हैं कि कोई कुत्ता शेर नहीं है, तो इसमें ये हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें परिवर्तित करके अनुमान लगाते हैं कि फिर तो कोई शेर कुत्ता नहीं है। या प्रतिवर्तन, सभी मानव मरणशील हैं का प्रतिवर्तन अनुमान हम लगाते हैं कि फिर कोई मानव अमरणशील नहीं है। प्रतिपरिवर्तन, सभी गायें अगर चिड़िया हैं तो इसका प्रतिपरिवर्तन क्या होगा, सभी अचिड़ियाएँ अगायें हैं। उत्क्रमण, सभी मानव मरणशील हैं का उत्क्रमण होगा कि कुछ अमानव मरणशील हैं। अब परोक्ष अनुमान की अगर बात करें तो इसमें निष्कर्ष या नए ज्ञान को एक से अधिक प्रज्ञप्तियों से निगमित करते हैं। जब 2 आधार वाक्यों को मिलाकर न्याय निकाला जाता है तो इसे साइलोगिज्म कहते हैं। अरस्तु के अनुसार निगमनात्मक अनुमान ही बाह्यमुखी अभिव्यक्ति है। जैसे सभी मानव मरणशील हैं, सुकरात एक मानव है इसलिए सुकरात मरणशील है। तो ये परोक्ष अनुमान है, निगमनात्मक अनुमान के तहत आएगा। अब आगमनात्मक अनुमान की अगर हम यहाँ पर बात करें तो फ्रांसिस बेकन के अनुसार निगमन है, निगमन नए ज्ञान की प्राप्ति का उपयोगी साधन नहीं है। किसके अनुसार, फ्रांसिस बेकन के अनुसार। जबकि अरस्तु के अनुसार, अरस्तु ने सबसे ज़्यादा वरीयता किसे दी, निगमनात्मक अनुमान को दी। लेकिन बेकन ने कहा नहीं, निगमन नए ज्ञान की प्राप्ति का उपयोगी साधन नहीं है। नए ज्ञान के साधन के रूप में बेकन के अनुसार आगमनात्मक प्रमुख साधन है। आगमनात्मक सामान्यीकरण एकमात्र वैध आगमन है, फलता यह विस्तृत आगमन कहलाता है। जैसे सांख्यिकी आगमनात्मक सामान्यीकरण अगर देखें इसके तहत, तो जापान की 90% महिलाएं 5 फुट से कम लंबाई की हैं। तो आगमनात्मक आने वाले के बारे में सोच सकते हैं तो अनुमान कर सकते हैं कि आगे आने वाली जापान की 90% महिलाएं 5 फुट से कम होंगी। तो ये हमारा आगामी आगमनात्मक अनुमान है। संभाव्यता सिद्धांत, रुडोल्फ कार्नेप, रिचर्ड जेफरी, इन लोगों के अनुसार आगमन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए जिसमें हम कुछ स्वीकृत वक्तव्यों से दूसरे वक्तव्यों की ओर अग्रसर होते हैं, बल्कि हमें आगमन की ऐसी प्रक्रिया माननी चाहिए
जिसमें हम हमारे प्रमाणों के प्रकाश में अनेक परिकल्पनाओं को संभाव्यता प्रदान कर सकें। तो यह है संभाव्यता का सिद्धांत। और इस संभाव्यता के सिद्धांत से कौन कौन संबंधित हैं, यह प्रश्न बन सकता है। रुडोल्फ कर्नेप, रिचर्ड जेफरी। विधेयात्मक अनुमान, यह भूतकालीन अवलोकन पर आधारित है। भूतकालीन अवलोकन पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि विधेयात्मक अनुमान किस पर आधारित है, तो भूतकालीन अवलोकन पर आधारित है। वहाँ आग है क्योंकि वहाँ धुआं है, आज वर्षा होगी क्योंकि काले बादल छाए हैं। तो ये भूतकालीन अवलोकन पर आधारित होता है विधेयात्मक अनुमान। आप लोगों में से जितने लोग वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि जो चीज़ें समझाई गई वो कैसी लगी। क्या इससे अब विगत वर्ष के आप पेपर हल करें, उठाएं तो देखें कि कितने प्रश्न आप हल कर सकते हैं इस आधार पर जो समझाया गया। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का जो वीडियो पब्लिश हो, कल जो टेस्ट सीरीज कराया जाए, आपको हल कराया जाए फर्स्ट पेपर का, तो वह भी आपको मिल सके। तो अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी फर्स्ट पेपर जो पढ़ रहे हैं लोग, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है, उनको भी इसका लाभ मिल सके और 4 से 5 प्रश्न उनके भी सही हो सकें, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो में फिर कल।